जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल मेहनत क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैंने करा दिया है, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ देख सकते हैं। और यह सेकंड पार्ट है। आज हम इकोनॉमिक्स को पूरा तरह से कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में लगभग आधा से ज़्यादा हो गया था, और इसमें जो बचा हुआ है वो पूरा इकोनॉमिक्स लुसेंट बुक का जितना भी वन लाइनर महत्वपूर्ण MCQ है वो सब इसमें कवर किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स से एग्ज़ाम में 2-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, खासकर जो SSC का बैंक का हो, इसमें तो इकोनॉमिक्स से सवाल ज़रूर आता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो इसका चैप्टर नंबर 7 से शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है कृषि एग्रीकल्चर। पहला प्रश्न है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9%। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.40%। भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 12.1%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं 122 मीट्रिक हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 ईस्वी में। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है 1 हेक्टेयर तक? भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? 33%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है 1.55 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण, भूस्वामित्व की ललक। सभी कारण सही है। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 45%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? 55%। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? 36%।
भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं व नलकूप। भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना का निर्धारण का आधार है कम से कम 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो। लघु सिंचाई परियोजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? 2,000 हेक्टेयर तक। भूमिगत जल से सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सका है? 114 मिलियन हेक्टेयर। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना और व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारणों में कौन असत्य है? सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती। जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं है। अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? प्राचीन काल विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? मोटा अनाज एवं दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घटा है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 ईस्वी में। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? दलहन में। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? HYVP। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान है? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब
प्रारंभ किया गया था? 1960-61 ईस्वी में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1964-65 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964-65 ईस्वी में। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है। भैंस का 50%, गाय का 46% और बकरी का 4%। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 322 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है 800 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान है तीसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? पोटेशियम। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है तीसरा। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? चीन में। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व हैं फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण है कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता और अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? 141.3 kg। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 94%। भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटेशिक NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है 4:2:1। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात है 8:2:3:1। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करती है? कर्नाटक।
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और गन्ना उत्पादन। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पाद करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तिलहन। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है तिलहन का। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है श्रीलंका। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है प्रथम। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है तृतीय। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? गन्ना। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा। भारत प्रमुख आयातक है दलहनों का और तिलहनों का। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 20%। भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? 70%। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 97%। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है चीन। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है ब्राज़ील। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश है
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है अफगानिस्तान। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आम। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? पुर्तगाल से। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? 1956 ईस्वी में। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज है 1143 किलो। भारत में प्राकृतिक रबर की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 90% से अधिक। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? 21.34%। भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है 7,01,673 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है 24.16%। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? 2 वर्ष। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है हरियाणा में। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है लक्षद्वीप में। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड में। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में। जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 ईस्वी में। एग मार्क है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन से। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? 65%। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है 15 माह से 5 वर्ष तक। दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? 5 वर्ष से अधिक।
वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? 1998-99 ईस्वी में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? इंद्रधनुषी क्रांति। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? चावल। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? पीली क्रांति। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999-2000 में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? RLEGP। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। आर्थिक समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? उत्तर प्रदेश। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है 20। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से।
मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? अंगूर की खेती करना। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दलहन का। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है भारत। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चावल। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है भारत, यूएसए, चीन, रूस। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपर्युक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? चावल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन एवं सब्जियाँ। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई थी 1966 ईस्वी। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? श्वेत क्रांति। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? चावल।
देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। नव कृषि नीति। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? अमेरिका। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? अंतर्वृष्टि वृद्धि। भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार। पहला प्रश्न है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 17 जोन। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज का। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथी। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षीय को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? चीन। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगांव को। बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? सियालदह और नई दिल्ली। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? नंजुंदप्पा समिति। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी और लाहौर के बीच। मैत्री एक्सप्रेस रेल का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के बीच। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अगस्त 1854 में। निम्नलिखित में वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? भारतीय रेलवे। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? कोलकाता और मुंबई दोनों। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना % है? 85%। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग का कितना है?
2%। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? जबलपुर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है? NH7। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2000 में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? कोलकाता और हजीरा की। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की परियोजना है। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में सड़कों की जाल की कुल लंबाई कितनी है? 52.32 लाख किलोमीटर। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की परियोजना है? 4। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है? 16। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? बेलगाम और नेल्लोर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,04,75 किलोमीटर। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? 1997 ईस्वी में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम, वाराणसी। खुली आकाश नीति क्या है? नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना। 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? निजी क्षेत्र द्वारा। किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? कोझिकोड। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी है एयरलाइंस एयर। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह और शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन निगम लिमिटेड, केरल। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है सारस। दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा आरंभ की? चीन। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? श्रीलंका। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अगस्त 1953 को। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? फ्रांस। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है 8। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 12।
रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दहेज, गुजरात में। इंदौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? चेन्नई बंदरगाह। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? पारादीप बंदरगाह। बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई। कोच्चि बंदरगाह स्थित है? मालाबार तट पर। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया? कोलकाता और विशाखापट्टनम। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? मुंबई से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मार्मुआगाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? चेन्नई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन है? मुंबई। वह पत्तन जिसे देश का पहला कारपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है? इंदौर पत्तन। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? 74%। देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाली लोगों में सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? लग्जमबर्ग। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फ़ोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी है? भारतीय एयरटेल। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? बेंगलुरु। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? केरल। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे है? टिम बर्नर्स-ली को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है? भारतीय रेलवे। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों की निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सा भारतीय रेल से जुड़ा है? अगरतला। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता है? केरल से। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर है? पारादीप बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? पटना में। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद हल्दिया। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? नाहवा सेवा। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया।
कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया? 1986 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर। अगला चैप्टर है राजस्व। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल में। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? 1977 ईस्वी में। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987-88। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आय योजना। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है केंद्रीय आबकारी कर का। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कॉरपोरेट कर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? व्यापार कर। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। भारत जैसे अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट का संबंध है बिक्री कर से। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? 1957 ईस्वी में। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सेवाओं पर कर। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? कृषि भूमि पर आय कर। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके
तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान। लेखानुमोदन, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर की विशेषता नहीं है? यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना होता है। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में। सैन्य वैट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला चैप्टर है भारत में आर्थिक नियोजन। पहला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी।
उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? 10 वर्षीय। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 ईस्वी में। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम था? बम्बई प्लान। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? M.N. राय ने। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 ईस्वी में। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? आरदेशिर दलाल को। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 ईस्वी में। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? गुन्नार मिल्टन ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? 12। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? 7। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 83। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। भारत में योजना अवकाश था 1986 के सूखे के पश्चात। निम्नलिखित में सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? द्वितीय। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी उद्योग। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? द्वितीय। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? बोकारो स्टील प्लांट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? अंतः संरचना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की थी? चौथी योजना 1969 से 74। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तीसरी योजना। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? पांचवी योजना। पांचवी योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? छठी। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? छठी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण हेगड़े को। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था जवाहर रोजगार योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? आठवीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था कौन थी? आठवीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नौवीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002-3।
10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006-07। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? द्वितीय योजना 1951 से 1956 से 61। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1952 ईस्वी में। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 4थी पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशित विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? 6ठी योजना। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 11वीं योजना में। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ रूस में। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? 3 बार। भारतीय योजना काल के कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4थी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। यह भी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ। यह भी सही है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2015 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ मार्च 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री को। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। नीति आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। भारत का नीति आयोग 2015 में बनाया गया था। यह एक सलाहकारी निकाय है। केंद्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। केंद्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव होता है नीति आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है वित्त आयोग के सदस्य। 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। 5वीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से।
भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 15। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। निम्नलिखित में कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? अमरीश बागची। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और विनिवेश। निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादक को बढ़ाना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए तथा जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 6 अगस्त 1952। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1972 से 75। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तीसरी योजना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तृतीय योजना 1966 से 71। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित करें। हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO, विश्व व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। डंकल ड्राफ्ट था उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो। निर्यात मूलक इकाइयाँ वे फर्म होती है जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। ECGC संबंधित है निर्यात संवर्धन से। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू, ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। ट्रिप्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है। भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 वर्षों में अनुकूलन रहा है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? 1971-72 और 1976-77। विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है। योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? 2 बार। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? वित्त मंत्रालय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? 1996 ईस्वी में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का है 2%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? रत्न एवं आभूषण। हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? इंग्लैंड को। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? रत्न एवं आभूषणों का। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय। भारत के निर्यात की वस्तु है चाय। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्गत व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? टेक्सटाइल। 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। वर्तमान में यह लगभग 2%। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? अबरख। भारत के हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आयात की एक वस्तु है? अभियांत्रिकी वस्तु। LNG के आयात के लिए
भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दहेज में। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है। भारत का विदेशी व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? चीन। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? विप्रो। कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियमन केंद्र सीड टैंक निम्नलिखित में से किसकी योजना है? G15 की। देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त किया गया है? 1 अप्रैल 2001 से। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। नए गेट समझौतों के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्ष में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10 वर्ष में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। कालीनों के निर्यात के संबंध में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है? यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995 ईस्वी। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय परिबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2003 ईस्वी में। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की पूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अब्रक। 2 देशों के बीच किसी वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात निर्यात से। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? WTO के द्वारा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। अगला चैप्टर है आर्थिक समितियाँ।
मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से। रेखी समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध। भूतलिंगम समिति संबंधित है भेंट से। एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? मैन भेंट। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई? राकेश मोहन समिति। R.N. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? उद्योग मंत्रालय। आदिब हुसैन समिति गठित की गई लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना और छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चलैया समिति। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? रेखी समिति। आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वेदनाथन समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है वांगचू समिति। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियां। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? बैंकिंग संस्थान। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता।
निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? आबिद हुसैन समिति। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से। राजा कमेटी किससे संबंधित थी? कृषि से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? केलकर समिति। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। अंतिम और लास्ट चैप्टर है विविध। इसमें पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा सुब्रमण्यम। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.B. कृपलानी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुणराल मंडल की। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, चीन, सिंगापुर और ताइवान। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बिमल जलान। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ? हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है भोजन के अधिकार से। मोडबेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से। आधार एक कार्यक्रम है किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने से। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीणों को आवास। एगमार्क है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। ट्रिप्स और ट्रिम्स का पद संबंधित है WTO से। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई 1867 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500 रुपया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? मध्याह्न भोजन योजना।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? जीवन तरंग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या डैश से अधिक है, 1000 से। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। निम्नलिखित नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? मध्याह्न भोजन। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है सर्व शिक्षा योजना। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया APJ अब्दुल कलाम ने। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। तो ये था इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लुसेंट बुक का वन लाइनर महत्वपूर्ण जो MCQ है उसका सेकंड पार्ट। इस तरह से 2 वीडियो में मैंने लुसेंट का पूरा जो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQ है वो मैंने करा दिया है। यह वीडियो किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे कम से कम एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से देखें। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एक बार इस वीडियो को अवश्य देखकर जाएं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।